औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने इस सेशन का आगाज़ करते हैं। इसके अंदर हम कॉन्फ़िगर करेंगे DRBD और हार्ट बीट दोनों डाटाबेस सर्वर्स पे। यहाँ पे हम MySQL डाटाबेस को इस्तेमाल करेंगे और इसको इस्तेमाल करने का बेसिकली मकसद ये है कि जो हम वेब सर्वर्स क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ ऐसा ना हो कि आपकी नज़र में या आपकी सोच में ये हो कि हम सिर्फ स्टैटिक साइट्स को एज अ लोड बैलेंस कर सकते हैं और डायनेमिक साइट्स के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम एक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं छोटी सी DRBD और हार्ट बीट के साथ कि हम हाईली अवेलेबल कर रहे हैं अपने डाटाबेस सर्वर्स को जो कि MySQL हैं, और इसको फिर कनेक्ट करेंगे हम अपने वेब सर्वर्स के साथ। उनसे रिक्वेस्ट आएगी इसके ऊपर और इंशाल्लाह हमारी जो वेब है वो मतलब डाटाबेस वाली वेब होगी जिसको हम डायनेमिक वेबसाइट्स कहते हैं, और उस पर हम लोड बैलेंसिंग करेंगे। तो इस काम के लिए सबसे पहले हम अपने सर्वर्स पे DB1 और DB2 के ऊपर हमने हार्ड डिस्कें अटैच की हैं। मैं आपको यहाँ पे fdisk-l करके दिखा देता हूँ। अगर आप गौर करें तो आपके पास एक हार्ड डिस्क 8.5 GB की, तकरीबन 8 पॉइंट समथिंग GB की है, और दूसरी हार्ड डिस्क आपके पास है 3.1 और 2 GB की है। तो ये दोनों हार्ड डिस्क हमारे पास अवेलेबल हैं। एक है dev SDA और एक है SDB, और हम जो अपना DRBD कॉन्फ़िगर करेंगे वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे dev SDB के ऊपर। तो इसके लिए हम सिंपल fdisk/dev SDB की कमांड इस्तेमाल करेंगे, और इसके लिए इसको इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि हम अपनी न्यू पार्टीशंस क्रिएट करेंगे, और नई हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशंस क्रिएट करने के बाद हम वहाँ पे DRBD इंशाल्लाह कॉन्फ़िगर करेंगे और अपनी सारी डाटाबेस को वहाँ पे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमने कमांड दी है dev fdisk/dev SDB। SDB disk 2 है। आपके सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, आपको नज़र आ रही है, ये आपकी हार्ड डिस्क मौजूद है आपके सामने। न्यू पार्टीशन क्रिएट करने के लिए N करेंगे। हमसे वो पूछ रहा है प्राइमरी क्रिएट करनी है या एक्सटेंडेड। हम बताते हैं प्राइमरी क्रिएट करनी है। आपके पास अगर प्राइमरी ऑलरेडी मौजूद हो, एक्सटेंडेड क्रिएट करना चाहें या लॉजिकल, तो आपके पास ऑप्शन आएगी। हमारे पास इस ड्राइव के अंदर और कोई पार्टीशन क्रिएट नहीं हुई, इस वजह से हम प्राइमरी क्रिएट करेंगे। फर्स्ट पार्टीशन है और यहाँ पे हम इसको क्रिएट करेंगे इस साइज़ में, और यहाँ पे हम छोटा सा एक काम करेंगे, हम 2 पार्टीशंस को क्रिएट करेंगे। तो उसका तरीका यह है, यहाँ पे लिखें आप प्लस और 1500 और यहाँ पे लिखें M। तो हमने उसको 1500 MB की एक साइट साइट कह रहा हूँ मैं, पार्टीशन क्रिएट कर दी है। इसको हमने क्रिएट कर दिया। P करें तो आपके पास एक पार्टीशन आ चुकी है। T करके हमने इसकी टाइप चेंज करनी है जो कि है 8E। 8E इस्तेमाल होती है Linux LVM पार्टीशन के लिए। Linux LVM पार्टीशन आपके पास आ गई है। अब हम दूसरी पार्टीशन क्रिएट करेंगे। N किया हमने, दोबारा हम इसको प्राइमरी ही करते हैं और पार्टीशन नंबर हम देंगे यहाँ पे 2, क्योंकि 1 ऑलरेडी मौजूद है, और यहाँ पे हम इसको एंटर करते हैं। जितना साइज़ हमारे पास अवेलेबल है वो सारा ऑक्यूपाइड हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसकी टाइप दोबारा चेंज करते हैं T के साथ, और 8 ही हमारा पार्टीशन का नंबर यहाँ पे हमने पहले लिखना है, नंबर 2 है और कोड है 8E। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास दोनों पार्टीशंस क्रिएट हो चुकी हैं। फर्स्ट हमने रखी है पार्टीशन 1500 MB की, और सेकंड हमने रखी है जितनी अवेलेबल स्पेस है। यहाँ पे इसको हम W करेंगे और अपने पार्टीशन टेबल को राइट करने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह सेम एक्सरसाइज हम अपने डाटाबेस 2 सर्वर पे करेंगे। यहाँ पे मैं एक दफ़ा दोबारा DB2 कैसे सर्च कर लेता हूँ। जी आ गया, fdisk-l करके -l करके आपके सामने ये पार्टीशन दोनों ड्राइव्स आ चुकी हैं, उनके पार्टीशन टेबल्स आ चुके हैं fdisk-l, और यहाँ से हम fdisk/dev SDB करेंगे, और इसने एरर दिया है। खैर उस एरर को अभी छोड़ देते हैं। जस्ट हम यहाँ पे P करेंगे तो हमें हमारा सिस्टम दिखा रहा है कि हमारे पास ये ड्राइव मौजूद है।
SDB के नाम से। यहाँ पे हम n करेंगे न्यू क्रिएट करने के लिए, p करेंगे प्राइमरी के लिए, 1 करेंगे फर्स्ट के लिए, और यहाँ पे हम साइज़ देंगे प्लस 1500 M, ये हमने कर दिया। T करेंगे उसकी पार्टीशन टाइप चेंज करने के लिए, 8E उसका कोड है, और P करके चेक करेंगे तो हमारी पार्टीशन लाइनक्स LVM के टाइप के तौर पे सामने आ चुकी है। हम दोबारा न्यू पार्टीशन क्रिएट करेंगे, P करेंगे, उसका नंबर देंगे 2, और जितना अवेलेबल साइज़ है वो सारा हम यहाँ पे ले लेंगे, और इसी तरह T करके पार्टीशन 2 का हम कोड चेंज करेंगे 8E, और हमारे पास दोनों पार्टीशंस यहाँ पे आ चुकी हैं और दोनों लाइनक्स LVM हैं। यहाँ पे W करेंगे और पार्टीशन टेबल को हम सेव कर लेंगे। और यहाँ पे आपने एक कमांड रन करनी है अगर हमारा सिस्टम एरर दे। यहाँ पे तो अभी उसने एरर नहीं दिया, लेकिन हो सकता है कि वो पार्टीशन को प्रॉपर प्रॉब ना करे, तो पार्ट प्रॉब की कमांड आपने रन करनी है। और इसी तरह हम फर्स्ट मशीन पे भी ये रन कर देते हैं, पार्ट प्रॉब की कमांड जी रन हो चुकी है। यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ पे 2 PV क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने सेटअप किया है LVM के लिए। तो फर्स्ट हम PV क्रिएट करेंगे dev SDB 1, और इसी तरह दूसरी PV हम क्रिएट करेंगे dev SDB 2। ये मिसाल देने का मकसद ये है कि आपको LVM के बारे में भी थोड़ा सा पता चले कि अगर आपके पास मल्टीपल डिस्क हैं, यहाँ पे हमने पार्टीशन को मिसाल ली एज ए डिस्क के तौर पे, तो आप हर डिस्क का एक PV बना सकते हैं या हर पार्टीशन का एक PV क्रिएट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम VG क्रिएट की कमांड के ज़रिए यहाँ पे हम इसका नाम देंगे VGDB, और dev इसके अंदर हम SDB 1, और इसी तरह हमारी जो दूसरी पार्टीशन है SDB 2, इन दोनों को इस VGDB का मेंबर बनाएंगे। जी बिल्कुल, उसने एक छोटा सा एरर दिया है, और मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती की है जिसकी वजह से उसने एरर दिया है। मैंने SDB के बजाय SBD2 लिख दिया है। इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, तो अगर आप और करें तो उसने हमें मैसेज दिया है कि VGDB सक्सेसफुली क्रिएटेड। और बिल्कुल सेम कमांड हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने दूसरे सिस्टम पे भी इसको रन कर देते हैं, और इसी तरह इसको सेकंड को हम क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे VG क्रिएट, बल्कि इसको यहाँ से हम एग्जैक्ट इस कमांड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ का आपने हमेशा ख्याल करना है कि जो आपकी पार्टीशंस हैं उनका साइज़ आइडेंटिकल सेम होना चाहिए। DRBD के लिए जो आप इस्तेमाल करेंगे पार्टीशंस, ताकि आपका सिस्टम किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना करे। वैसे वो चल तो जाता है अगर पार्टीशन सेम ना हो, लेकिन वो बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। हमारी VG यहाँ पे भी क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे LV क्रिएट की कमांड से LV क्रिएट -L, और यहाँ पे हम साइज़ देंगे 1 GB, और इसका हम नाम रखेंगे -N की ऑप्शन के साथ /dev। यहाँ पे हम VGDB, और उसके अंदर हम नाम रखेंगे इसका LVDB के नाम से। अगर आप गौर करें तो उसने ये क्रिएट कर दी है। सेम इसी कमांड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने दूसरे सर्वर पे भी इसको रन करेंगे। हमने पेस्ट की, VG क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ से VG मैं आपको कह रहा हूँ DB LV क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे हम मेटा के नाम से एक क्रिएट करेंगे ड्राइव, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे मेटा डिस्क के लिए। इसके लिए एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि ये मिनिमम इसका जो साइज़ हो वो हो 256 MB। यहाँ से हमने ये कमांड दी, उसने इसको क्रिएट कर दिया।
हम सेम इस कमांड को यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने DB2 पे भी इसको अगेन इसको पेस्ट कर देते हैं जी। और एक छोटा सा काम करते हैं, यहाँ पे हम LV डिस्प्ले की कमांड से पाइप मोर करके चेक कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम में LV क्रिएट हो चुकी है। जी बिल्कुल, हमारे पास ये एक तो LV आपके पास ये अवेलेबल है 1 GB की और एक 256 की, और हमारे पास 2 LV आ चुकी हैं हमारे मकसद की। और इसके अलावा हमारे सिस्टम में 2 लॉजिकल वॉल्यूम्स और भी अवेलेबल हैं। सेम यही कमांड हम यहाँ पे LV डिस्प्ले पाइप मोर की कमांड से चेक करेंगे और हमारे पास अगेन यहाँ पे भी अगर आप गौर करें आइडेंटिकल सेम हमारे पास ड्राइव्स और उनके जो पाथ नेम वो भी सेम हैं, वो अवेलेबल आ चुके हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे DRBD को इंस्टॉल करेंगे, और DRBD को इंस्टॉल करने के लिए आपको यकीनन याद होगा एक सेशन में हमने फर्स्ट मैंने कुछ DRBD की वीडियोस क्रिएट की थी जिस पे स्क्विड को हमने हाईली अवेलेबल किया था। तो उसके लिए हमने कमांड यूज़ की थी DRBD और यम इंस्टॉल DRBD, और वर्जन था उसका 82। और इसके बाद क्योंकि उसका मॉड्यूल भी हमने इंस्टॉल करना है तो DRBD 82K मॉड के साथ और -y के ऑप्शन के साथ यहाँ से इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ दूसरे सर्वर के लिए, और इसको हम यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। DB1 और DB2 दोनों पे मैंने ये इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है जी। बिल्कुल, यम की कमांड से वो ख़ुद ब खुद इंस्टॉल करेगा और -y की ऑप्शन के साथ हमसे वो पूछेगा नहीं कि इंस्टॉल करना है या नहीं, बल्कि वो येस करेगा इसको ऑटोमेटिकली। अपने डॉक्यूमेंट की तरफ जाते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा देखते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या मूव करना है। पार्टीशन हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट ये काम करना है सिंपल कि हमने DRBD को इंस्टॉल करना है, और आफ्टर इंस्टॉलेशन हमने यहाँ पे इस फ़ाइल को कॉन्फ़िगर करना है। इस फ़ाइल के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता जाऊँ, आपको यकीनन पता होगा, फ़र्स्ट वीडियो की वजह से ये बात कह रहा हूँ, अगर नहीं पता तो मैं आपको समझाता जाता हूँ। ये फ़ाइल है हमारी बेसिकली DRBD.conf के नाम से। यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर्स सेट किए हैं, जिस तरह ग्लोबल है, यूजेज डैश काउंट येस है, सिंकर उसका रेट हमने उसको बताया कि 10 Mbps, इसको हम कहते हैं मेगाबिट्स पर सेकंड। सॉरी, बोलने में मेरे थोड़ी गलती हो रही है। और उसके बाद हमने उसको बताया कि एक रिसोर्स तुमने क्रिएट करना है। यहाँ पे DRBD की लैंग्वेज में हम रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं हर पार्टीशन के अगेंस्ट सर्वर 1 के ऊपर और सर्वर 2 के ऊपर, और फिर उसके बाद रिसोर्स के बाद हम उसको यहाँ पे बताते हैं कि सर्वर कौन कौन से हैं। सिंकर यहाँ पे दोबारा उसने बताया कि ये 10 MB रेट है। हमारे सर्वर्स फर्स्ट का नाम है db1.linuxurduscbts.com और उसके ऊपर हमारी डिवाइस होगी डेव के अंदर DRBD 0। जब हम DRBD को इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो जाएगी डेव के अंदर DRBD 0 के नाम से ड्राइव। और जैसा कि आपको याद होगा अभी हमने ये क्रिएट की हैं LVs, और ये LV भी हमने क्रिएट की है। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास एड्रेस है वेब सर्वर डेटाबेस सर्वर 1 का, और ये हमारे पास यहाँ पे एड्रेस हमारा गलत है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। 10.0.051 यहाँ पे इसका IP हमने चेंज कर दिया। और ड्राइव्स अगर आप गौर करें तो DB2 का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है db2.linuxurduscbts.com, और इसी तरह उसकी ड्राइव्स, और 7788 हमारे पास पोर्ट है जिसके ऊपर ये सारी सिंक्रोनाइजेशन या कम्युनिकेशन होगी। DRBD का एक बड़ा ही ज़बरदस्त काम है कि ये आपके पास बेसिकली काम करता है रिमोट। इसको आप मेरे अल्फाज में, आप जिस तरह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं यम की कमांड से इसने इंस्टॉल नहीं किया। इसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं क्या वजह है।
यहाँ पे चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसको मैं 1 मिनट यहाँ पे रोकूँगा और इसकी जो मेरे ख़्याल से ये रिज़ॉल्व नहीं कर रहा, और रिज़ॉल्व के लिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आया हमारा जो रिज़ॉल्व का आईपी है वो ठीक है। नेम सर्वर का आईपी हमारे पास वाला था यहाँ पे, इसको बिल्कुल 1.1 होना चाहिए। इसको हम सेम और SCP करके मैं बिल्कुल सेम इस कमांड को कॉपी करता हूँ अपने DB2 पे, और वो हम दोबारा DRBD के कमांड रन करते हैं। जी अभी उसका प्रोसेस रन हो रहा है, तो किल -9 और 3112 ये हम करते हैं, 2-3 दफ़ा रन करते हैं। जी किल हो चुका है और दोबारा इसको रन करते हैं। और इसी तरह अब हम दोबारा चेक करते हैं अपने DB2 के अंदर क्या उसने रिज़ॉल्व किया है इसको। यहाँ पे भी हम एक दफ़ा दोबारा, हमने कॉपी तो किया था इसको, लेकिन दोबारा चेक कर लेते हैं। जी इसने यहाँ पे इसको कर दिया है, और इस कमांड को दोबारा रन करते हैं। जी अभी इसका प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे भी सेम किल -9 3149, और इस कमांड को दोबारा हम रन करते हैं। जी अगर आप गौर करें तो उसने DB1 पे रिज़ॉल्व किया है एड्रेस को, और उसके बाद उसने इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट कर दी है। तो साथ हमने छोटा सा एक प्रॉब्लम आई थी उसको भी हल करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ॉल्व किया है उसको। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये बेसिकली काम करता है एज आ रिमोट ब्लॉक डिवाइस के तौर पे और रिडंडेंट ब्लॉक डिवाइस के तौर पे। DRBD का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड रिडंडेंट ब्लॉक डिवाइस। और अगर आप गौर करें तो हमारा एक सर्वर किसी भी वजह से डाउन हो जाता है, तो DRBD की वजह से ये जो लोकेशन हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की है, जो पार्टीशंस डिफ़ाइन की हैं, इनके ऊपर जो डाटा पड़ा होगा एग्जैक्टली वो सेम कॉपी हो जाएगा, या वो बिट पर बिट रेप्लिकेट होगा दूसरे सर्वर पे, और ऑटोमेटिकली हमारा जो कुछ डाटा एक सर्वर पे मौजूद था वो दूसरे पे जाने की वजह से हमारा डाटा लॉस नहीं होगा। ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त यूटिलिटी है हमारे पास, और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ज़रिए हम अपनी MySQL जो डाटाबेस सर्वर है उसको इंशाल्लाह रिडंडेंट करने जा रहे हैं इस सेटअप के अंदर। थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में टाइम ले रहा है, इंस्टॉल हो जाए तो फिर हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाते हैं। हमने सिंपल अब यहाँ पे एक फ़ाइल कॉन्फ़िगर करनी है, जो कि फ़ाइल है हमारे पास drbd.conf के नाम से। हमने करना है यहाँ पे vim drbd.conf इंस्टॉल हो गया। मैं चेक कर लूँ। जी बिल्कुल इसके ऊपर इंस्टॉल हो गया है। इसको हम यहाँ से पेस्ट करते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ाइल जो है यहाँ पे ये हमें पाथ बता रहा है कि आप USR शेयर के अंदर डॉक के अंदर DRBD82 के अंदर drbd.conf के नाम से ये फ़ाइल पड़ी हुई है। वहाँ से आप सैम्पल फ़ाइल ले सकते हैं और उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन हमने एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है, तो हम उसी फ़ाइल को यहाँ पे कॉपी करेंगे और अपने सारे सेटअप को यहाँ से देखेंगे। तो इस फ़ाइल को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की है। इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेव, और दूसरे सर्वर पे देख लें आया उस पर हमारा G पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। हम यहाँ से सेम फाइल को यहाँ पे SCP करते हैं DB2 के ऊपर, etc यहाँ पे etc के अंदर जी। और अब हम इसकी कमांड्स को रन करेंगे, जिसके ज़रिए हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। और सबसे पहली कमांड जो हमने यहाँ पे रन करनी है वो mod prop, ये हमने मॉड्यूल के तौर पे इसको लोड करवाना है अपने सिस्टम पे। यहाँ पे हम फर्स्ट के ऊपर ये कमांड रन करते हैं, DB1 के ऊपर पेस्ट करें जी। mod prop के ज़रिए मॉड्यूल लोड हो चुका है, इसको भी हम पेस्ट करते हैं, मॉड्यूल लोड हो चुका है।
और अब हम यहाँ से एक दफ़ा इसकी एंट्री rc.local के अंदर इको करवा देते हैं, ताकि जब भी हमारा सिस्टम आफ्टर रीस्टार्ट और शट डाउन स्टार्ट हो तो उसके ऊपर ये मॉड्यूल ऑटोमेटिकली लोड हो जाए। DB1 के ऊपर भी ये मॉड्यूल हम इस तरह लोड करते हैं। और अब कुछ कमांड्स हैं। कमांड हमारे पास है DRBD ADM। इस कमांड के ज़रिए हम यहाँ पे कुछ छोटे छोटे काम करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से हमने ये कुछ कमांड्स को रन करना है। ये कमांड्स मैं आपके सामने यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले हमने रिसोर्स R0 को क्रिएट करना है और उसकी कमांड है DRBD ADM create-md R0। इसको हम यहाँ से LB1 पे नहीं बल्कि DB1 पे जाते हैं और यहाँ से सिंपल हमने इसको करना है पेस्ट। यहाँ पे वो हमें मैसेज दे रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है रिसोर्स क्रिएट करने में। यहाँ पे भी बिल्कुल उसने रिसोर्स, अगर आप गौर करें तो उसने रिसोर्स क्रिएट कर दिया है। लेकिन उसके साथ ही एक हमें उसने एरर दिया है कि उसने कहा है कि आपको ये कमांड्स रन करनी पड़ेंगी ये एरर को फिक्स करने के लिए। तो इसके लिए हम ये कमांड्स रन करते हैं। यहाँ से सिंपल इनको करते हैं कॉपी, यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम करते हैं पेस्ट। लेकिन उसने हमें एक और एरर दिया है कि हमारे पास तो HA क्लाइंट के नाम से ग्रुप ही नहीं। तो यहाँ पे हम HACLIENT क्लाइंट के नाम से ग्रुप ऐड करते हैं और इस कमांड को हम दोबारा ऐड करते हैं। तो बिल्कुल हमारी ये कमांड रन हो चुकी है। और बाकी जो हमारी 5 कमांड्स हैं इनको हम यहाँ से करेंगे कॉपी और इकट्ठे ही उनको हम पेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल ये सारी कमांड्स रन हो चुकी हैं। और यहाँ से यहाँ से तो नहीं हो सकता, यहाँ से सिंपल यहाँ से एक एक करके हम यहाँ इसको करते हैं कॉपी DB2 के ऊपर। यहाँ से हम इसको करते हैं पेस्ट। हमारा ये ग्रुप ऐड हो चुका है और यहाँ से हम ये chmod o-x और ये फर्स्ट कमांड भी हमें यहाँ से उठानी पड़ेगी। यहाँ से 6 की 6 लाइनें, क्योंकि फ़र्स्ट हमने यहाँ पे नहीं रन की। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ से हम इसको करेंगे पेस्ट और ये हमारी कमांड सारी रन हो चुकी हैं। और अब हम अपने डॉक्यूमेंट की तरफ वापस जाते हैं। यहाँ से हमने रिसोर्स क्रिएट किया दोनों के ऊपर और दोनों के ऊपर हमने ये कमांड रन करनी है DRBD attach R0 के रिसोर्स को हमने अटैच करना है। तो फर्स्ट DB के ऊपर जाते हैं और फिर हम सेकंड DB के ऊपर जाके, अच्छा आप सोचते होंगे कि जी मैंने तो ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है और आप कहाँ से ये डॉक्यूमेंट देखेंगे और कमांड्स को रन करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा एक तरीका आपको बताऊं कि हमारी वेबसाइट है, एक तो हमारी वेबसाइट है linuxurdocpds.com के नाम से। इंशाल्लाह एक वेबसाइट जल्द ही आपके सामने आएगी, उसके ऊपर ये आपका हाउ टू पढ़ा होगा। और दूसरी हमारी WBIT के नाम से साइट है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ये आपको हाउ टू मिल जाएगा। और अगर यहाँ दोनों से आपको ना मिले, वक्ती अगर आपको चाहिए हो, तो आप हमारा babarzahoor.blogspot.com है, उसके ऊपर से आप ये उठा सकते हैं। जी अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ हम क्या कॉपी कर रहे हैं। जी हमने सिंकर कॉपी कर लिया यहाँ से और दोनों पे सिंकर हमने रन कर दिया है। मतलब ये है इसका कहने का सिंक्रोनाइज करने के लिए। अब हम इसको कह रहे हैं कि आपने अटैच भी कर दिया, सिंक भी कर दिया और अब हम इसको हम करेंगे कनेक्ट। कॉपी करेंगे और फर्स्ट नोड पे जाके DB1 पे जाके इसको हम करेंगे पेस्ट। यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर दिया और अगेन हमने कॉपी तो की हुई है, इसको दोबारा हम दूसरे नोड पे जाके पेस्ट कर देते हैं। जी पेस्ट हो चुकी है। और अब हमने एक छोटा सा एक काम करना है। हमने जिस नोड को बनाना है प्राइमरी, उसके ऊपर हमने ये कमांड रन करनी है DRBD ADM, ये काफ़ी नीचे चला गया। और यहाँ से हमने इसको डैश डैश और डैश डैश ओवरराइट डैश डाटा डैश ऑफ डैश पीयर और प्राइमरी R0 रिसोर्स 0, इस पे हमने इसको रन करना है।
हमने इसको रन किया और इसको हमने डिफ़ाइन कर दिया कि ये हमारा प्राइमरी मशीन है। और एक दफ़ा ये कमांड हम रन करेंगे DRBD ADM स्पेस अप स्पेस ऑल, दोनों सर्वर्स के ऊपर हम ये रन करेंगे। तो अगर आप गौर करें तो उसने लिखा हुआ है कि डिवाइस इज़ अटैच टू अ डिस्क यूज़ डीटैच फर्स्ट। इसका मतलब ये है, इसने कोई एरर नहीं दिया बल्कि इसने हमें तंबीह किया कि आप तो ऑलरेडी आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है और आपको अब ये कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए सिंपल हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कमांड है वो हम रन करेंगे वॉच कैट प्रॉक और DRBD। अगर आपको याद हो तो हमने DRBD को एज आ सॉरी, ये मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मैंने DRBD लिखने के बजाय DRBB लिख दिया। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी में आपस में सिंक्रोनाइज़ कर रहे हैं डाटा। और सेम यही कमांड हम यहाँ पे रन करेंगे, वॉच कैट प्रॉक DRBD। और अगर आप गौर करें तो सेकेंडरी प्राइमरी के तौर पे ये आपस में, और यहाँ से प्राइमरी पे अगर आप देखें तो प्राइमरी सेकेंडरी के तौर पे और सिंक्रोनाइज़ कर रहे हैं। और डाटा 10 MB के रेट पे इस वक्त सिंक्रोनाइज़ हो रहा है। मैक्सिमम उसका रेट हमारे पास 100 M है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी माशाल्लाह। हमारा DRBD इस वक्त तक तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे उसका हमने कुछ काम कर लिया है। और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, और एक और ये कमांड अगर मेरा ख्याल है इसको भी रन कर लेते हैं प्राइमरी सर्वर पे सिर्फ। वैसे तो उसने सिंक्रोनाइज़ कर लिया लेकिन फिर भी एहतियातन इसको मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ जी। हमने इसको रन कर दिया है, यहाँ पे भी इसने सिंक्रोनाइज़ कर दिया उसको। और अब हम यहाँ पे प्राइमरी नोड के ऊपर फॉर्मेट करेंगे हमारा फाइल सिस्टम है एक्सटेंडेड 3, जिसके ऊपर हम इसको फॉर्मेट करेंगे DB2 पे नहीं बल्कि DB1 पे जो हमारा प्राइमरी नोड है। यहाँ पे हमने इसको फॉर्मेट कर दिया और उसके बाद हमने सिंपल एक छोटा सा काम करना है, CD करके रूट के ऊपर जाएं और यहाँ पे हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है जिसका नाम है डाटा। और यहाँ पे हमने माउंट करवाना है अपनी DRBD की ड्राइव को डाटा के ऊपर। और यहाँ पे माउंट की कमांड से हम चेक कर लेते हैं। अगर आप गौर करें तो आपकी ड्राइव माउंट हो चुकी है और इसको हम यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं जाके डाटा की ड्राइव के ऊपर। तो अगर आपको लॉस प्लस फाउंड का फ़ोल्डर नज़र आए तो इसका मतलब ये ड्राइव है। DF-H करके भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास ऑलमोस्ट 1 GB की एक ड्राइव यहाँ पे अटैच हो चुकी है। और आपका जो दूसरा सर्वर है उसके ऊपर आपने एक काम करना है कि आपने सिंपल यहाँ पे डाटा की डायरेक्टरी क्रिएट करनी है रूट के ऊपर। सेम उसी तरह यहाँ पे हमने माउंट वगैरह नहीं करना बल्कि हमारा जो सिस्टम 1 है वो ऑलरेडी माउंटेड है। और DRBD को यहाँ से हम init.DRBD स्टेटस करके चेक भी कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो वो हमें बता रहे हैं कि इस वक्त हमारा सिस्टम जो है रिसोर्स 0 कनेक्टेड है प्राइमरी और सेकेंडरी मोड में। प्राइमरी हमारा DB1 है, सेकेंडरी हमारा DB2 है, अप टू डेट है दोनों पे। और हमारा जो माउंटेड है वो ड्राइव इस वक्त डाटा है और फाइल सिस्टम क्या है एक्सटेंडेड 3। तो आप इस कमांड के ज़रिए DRBD स्टेटस ये सर्विस के तौर पे यहाँ पे अवेलेबल है, चेक कर सकते हैं कि आपका सिस्टम इस वक्त यहाँ पे माउंटेड है या नहीं। अच्छा, अब हमने चूँकि यहाँ पे इंस्टॉल करनी है, कॉन्फ़िगर करनी है MySQL सर्विस एज अ डाटाबेस, तो हम yum install -y MySQL के साथ चलाएँगे। MySQL को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी हार्टबीट की सर्विस को। yum install MySQL -y। और बिल्कुल जी MySQL इंस्टॉल हो रही है। और इसके लिए एक मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई, हमने MySQL सर्वर को भी इंस्टॉल करना था जो कि MySQL डैश सर्वर की कमांड से हमें पैकेज के नाम से हमें मिलेगा। तो
उसके लिए हम एक दफ़ा दोबारा रन कर लेंगे ये कमांड, क्योंकि अभी उसने सिर्फ क्लाइंट इंस्टॉल किया है हमारे पास। जी पैकेज इंस्टॉल हो रहा है दोनों पे, थोड़ा सा टाइम लेगा। पैकेज का साइज़ है 4.7 MB। और यहाँ से अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या मूव करना है। सेकेंडरी नोड पे भी हमने डाटा की डायरेक्टरी क्रिएट कर दी है। इसके बाद है हार्ट बीट का सेटअप। और हार्ट बीट हम MySQL को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और उसके बाद हम हार्ट बीट को देखते हैं। जितनी देर हमारा MySQL इंस्टॉल हो रहा है उतनी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज करूँगा और MySQL डैश सर्वर के नाम से पैकेज है उसको भी इंस्टॉल करूँगा। पैकेज इंस्टॉल करने के बाद के आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे। जी हमारा यहाँ पे MySQL सर्वर का पैकेज भी इंस्टॉल हो गया है। अगर आप गौर करें तो ये हमने कमांड दी थी MySQL डैश सर्वर का पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। और DB2 पे देखते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। जी MySQL हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, अब हमने MySQL की सर्विस के साथ छोटा सा काम करना है। इसकी फ़ाइल है etc के अंदर my.cnf के नाम से। इस फाइल के अंदर जाना है और इसकी बेसिकली डेटाबेस की डायरेक्टरी हमारे पास अगर आप गौर करें तो यहाँ पे अवेलेबल है। इसको हम यहाँ से करते हैं हैश और यहाँ से इसको हम करते हैं इसको भी हम करते हैं हैश और इन दोनों को यहाँ से हम करते हैं कॉपी YYP के ऑप्शन के साथ। और ये जो डाटा डायरेक्टरी का पाथ है, इस पाथ के जगह हमने यहाँ पे अपना जो डाटा का फ़ोल्डर हमने DRBD का फ़ोल्डर क्रिएट किया है वो देना है। और इसी तरह नीचे इस फाइल को भी हम यहाँ से YYP करते हैं, कॉपी किया हमने और यहाँ से हमने डाटा का पाथ दे दिया और इसको इनेबल कर दिया। तो सिंपल हमने ये काम किया और इस फाइल को हमने सेम फाइल को हमने DB2 पे भी कॉपी करना है और यहाँ पे हम करेंगे SCP etc my.cnf और कहाँ पे जी DB2 पे etc के अंदर, वहाँ पे भी कॉपी हो चुका है। और यहाँ पे हमने छोटा सा काम करना है कि डाटा की डायरेक्टरी के अंदर जाके हमने यहाँ पे mkdir की कमांड से MySQL का फ़ोल्डर क्रिएट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपने याद रखना है कि MySQL यूज़र और MySQL ग्रुप को इस फ़ोल्डर की ऑनरशिप देनी है। ls-l कर लें। जब हमारा जो सर्विस है MySQL की इसके ऊपर राइट करने की कोशिश करेगी तो उसको अगर हमारा जो फ़ोल्डर है वो उसको मिलेगा रूट की ऑनरशिप में, तो वो वहाँ पे राइट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से हमने उसकी जो ऑनरशिप है वो MySQL कर दी है। और अगेन हम यहाँ पे चेक करते हैं vim etc my.cnf की फ़ाइल। और अगर आप गौर करें तो यकीनन हमने यहाँ पे कॉपी की थी वो सेम यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे हार्ट बीट को। और हार्ट बीट को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमने हार्ट बीट को इंस्टॉल करना है और उसकी सेम हमारे पास कमांड है yum-y के साथ, yum install -y के ऑप्शन के साथ। और इसको हम इंस्टॉल करते हैं दोनों DB सर्वर्स पे। हार्ट बीट बेसिकली इसका यहाँ पे काम क्या है, DRBD का काम है रिसोर्स को शेयर करना, डाटा को शेयर करना, और हार्ट बीट का काम है हमारी ये जो सर्विसेज हैं इनको कंट्रोल करना। किसी भी वजह से हमारा सर्वर 1 अगर डाउन हो जाता है तो सर्वर 2 उसकी जगह ले लेगा और हमारी सर्विस में किसी भी किस्म की इंटरप्शन नहीं आएगी। और यहाँ पे हमारी सर्विस कौन सी है, यकीनन आपको मालूम है MySQL डेटाबेस की सर्विस। और यहाँ पे इसने हमारे पास हार्ट बीट डैश पिल्स इंस्टॉल किया है, स्टोनेट इंस्टॉल किया है और हार्ट बीट जी अभी इंस्टॉल कर रहा है हमारे पास।
और एक दफ़ा हमने प्रिकॉशन के तौर पे हार्ट बीट को दोबारा इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल में ये प्रॉब्लम आई है कि अक्सर वो हार्ट बीट का जो मेन पैकेज है उसको इंस्टॉल नहीं करता, जिस वजह से हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं करता। और इसके लिए एक दफ़ा चेक भी कर लेना चाहिए, और जैसा कि आपको पता है RPM-QA की कमांड है, उसके ज़रिए इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि आया हार्ट बीट इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ये इसने अभी डाउनलोड किया है इस पैकेज को और अब ये इंस्टॉल कर रहा है इसको। पिल्स इसने इंस्टॉल किया है हार्ट बीट डैश पिल्स के नाम से, हार्ट बीट डैश स्टोनिथ के नाम से भी इंस्टॉल हो चुका है। और अभी हम देखते हैं कि थर्ड पैकेज ये हार्ट बीट का जो मेन पैकेज है वो इंस्टॉल किया उसने इंस्टॉल नहीं किया। तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि दोबारा हार्ट बीट का पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले हमने हार्ट बीट के साथ पिल्स और स्टोनिथ के पैकेज इंस्टॉल किए थे। ये स्टेप थोड़ा सा गौर से करिएगा। अब देखें उसने दोबारा उसको चेक किया है और यहाँ पे वो दोबारा इंस्टॉल कर ले। अगर आप गौर करें तो वो इंस्टॉल पे लिखा आ रहा है, उसने अपडेट नहीं किया उसको और ना ही उसको रिमूव किया, बल्कि वो न्यू पैकेज के तौर पे उसको इंस्टॉल कर रहा है। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है, एक टिप है आपने याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि हमने फ़ाइल कौन सी कन्फ़िगर करनी है। जी हमने फ़ाइल कन्फ़िगर करनी है VIAM के साथ ETC के अंदर HA.D के अंदर HA.CF के नाम से। और पैकेज इंस्टॉल हो तो इस फ़ाइल को कन्फ़िगर करते हैं। और इस फ़ाइल के अंदर अगर आप देखें तो लॉग फैसिलिटी हमने दी है लोकल 0 और कीप अलाइव टू उसको दिया है। डेड टाइम हमने दिया है 10 सेकंड कि अगर सर्वर डाउन हो जाए एक सर्वर तो दूसरा सर्वर 10 सेकंड में सर्विस उठा ले। ब्रॉडकास्ट वो करेगा ETH 0 पे हार्ट बीट को और दूसरे को चेक करेगा। और यहाँ पे ऑटो फेल बैक ऑफ हमने रखी है, यहाँ पे हम इसको ऑन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका नाम मैं ज़रा लिख देता हूँ, Linux Urdu CBTs.com और यहाँ पे .Linux Urdu CBTs.com। और जो हमने फ़ाइल यहाँ पे की है बिल्कुल इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट। एक दफ़ा न्यू फाइल क्रिएट होगी और इस फाइल के अंदर हमने ये जो लिखा हुआ है इसको सिंपली हम यहाँ से करते हैं कॉपी और इसको हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट। हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, इसको सेव करते हैं और SCP करते हैं इस सेम फाइल को HA.D और HA.CF की फ़ाइल हम यहाँ पे करेंगे DB2 के ऊपर इसको सिंपली HA.D की डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ पे इसको हम SCP कर देते हैं। और इसके बाद हमने एक और फ़ाइल क्रिएट करनी है जो है HA रिसोर्सेज के नाम से। इस फ़ाइल के अंदर हम यहाँ पे अपना सबसे पहले मशीन का नाम देंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इस फ़ाइल को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं फ़ाइल के नाम को और इसको मैं कॉपी करके आपको ये सारा बता देता हूँ। इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ, सबसे पहले हमने यहाँ बताया मशीन का नाम, फिर हमने बताया कि ये IP एड्रेस आपने अप करना है जिस पे हमारी डेटाबेस की सर्विस अवेलेबल होगी। और उसके बाद ये ETH 0 पे होगा। DRBD डिस्क हमारे पास R0 और उसका जो फाइल सिस्टम है वो डेव के अंदर DRBD 0 और डाटा उसका माउंट पॉइंट है और एक्सटेंडेड 3 उसका फाइल सिस्टम है। और यहाँ पे हमने MySQL D की सर्विस लिखनी है। और एक और चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने कोशिश करनी है कि जो हमने डिफ़ाइन किया है फर्स्ट फाइल के अंदर नाम, वही यहाँ पे हम उसको दें। तो ये हम यहाँ पे दे के इसको करते हैं सेव। इस फाइल को सेम फाइल को SCP करेंगे और उसके अंदर एक छोटा सा चेंज करेंगे, जहाँ पे हमारे सर्वर का नाम है वहाँ पे हमने नाम चेंज कर देना है।
यहाँ से हम इसके अंदर जाते हैं और etc.ha.d के अंदर और ha रिसोर्सेज की फ़ाइल के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास db1 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से करेंगे db2। यहाँ पे इसको हम करेंगे सेव, और अब हम अगली फ़ाइल कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि ऑथ कीज़ की फ़ाइल के बारे में आपको बताता जाऊँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फ़ाइल है। ये फ़ाइल सर्वर के ऊपर होगी तो हमारे सर्वर्स इस नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे, हार्ट बीट का, अदरवाइज़ वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, इस क्लस्टर का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऑथ कीज़ के अंदर हम कीज़ डिफ़ाइन करेंगे, उसकी ऑथ टाइप हमने 3 रखी है, और MD5 और उसका ये जो रेड हैट लिखा हुआ है ये बेसिकली उसका पासवर्ड है। इसको हम पेस्ट करेंगे, और कोशिश करिएगा हमेशा कि ये जो आपने रेड हैट लिखा हुआ है इसको रेड हैट यूज़ ना करें, बल्कि आप अपना पासवर्ड यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे सेव करें। और इसको हमने इसकी परमिशंस चेंज करनी है chmod 600 पे ऑथ कीज़ की, और इस फाइल को हमने दूसरे सिस्टम पे SCP करना है। सेम SCP करते हैं इसको हम दूसरे सिस्टम पे db2 पे etc.ha.d के अंदर कर दिया हमने, और यहाँ पे हम हार्ट बीट की सर्विस को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जी, हम यहाँ पे हार्ट बीट की सर्विस को स्टार्ट करते हैं। हार्ट बीट स्टार्ट, थोड़ा सा टाइम ले रही है, और हार्ट बीट की सर्विस को स्टार्ट करने के थोड़े टाइम बाद, थोड़ा सा टाइम लेगी, इफ़ कॉन्फ़िग करते जाएं आप, तो अगर आप गौर करें तो थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे वो इंटरफेस नज़र आएगा जो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया। और सेम इस फाइल को, इस सर्विस को हम यहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं, हार्ट बीट स्टार्ट, और यहाँ पे हमने chk config HEARTBAT हार्ट बीट ऑन करना है ताकि नेक्स्ट बूट पे ये इसको ऑन भी करे। और यहाँ पे इफ़ कॉन्फ़िग करें तो अगर आप गौर करें तो आपके पास वो IP एड्रेस जो हमने डिफ़ाइन किया था वो आ चुका है। और यहाँ पे भी हम चेक कॉन्फ़िग हार्ट बीट ऑन करेंगे। हमने हार्ट बीट को यहाँ पे भी ऑन कर दिया, नेक्स्ट बूट पे हमें अवेलेबल हो, और etc init.d drbd स्टेटस करें तो आपका DRBD भी इस वक्त वर्किंग है। और उसके बाद हमने सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये करना है कि आया हमारी MySQL सर्विस स्टेटस उसका देखे चेक करते हैं चल रही है जी। सर्विस इस वक्त नहीं चल रही, इसको हम देख लेते हैं क्या वजह है। यहाँ पे हमने DB1 के ऊपर जाते हैं, अच्छा इसके लिए एक छोटा सा हम काम करेंगे। यहाँ पे एक और शेल हम ओपन करेंगे और उस शेल के ऊपर हम SSH करेंगे DB1 को, और यहाँ पे हम टेल-f करके इसकी वेरियस लॉग को मैसेजेस को चेक करेंगे, और यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या वजह है ये इसने क्यों नहीं किया। cd/data करें lsg, अगर आप गौर करें तो उसने इस वक्त उसको अनमाउंट कर दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा एक काम करते हैं, इस पे भी मैं चेक कर लेता हूँ क्या आया, इस पे क्या स्टेटस है। इस पे तो उसने माउंट नहीं कर दिया जी, बिल्कुल इसने दूसरे पे माउंट कर दिया है। और अगर यहाँ पे हम गौर करें MySQL की सर्विस का स्टेटस चेक करें तो यहाँ पे यकीनन चलनी चाहिए, यहाँ पे भी नहीं चल रही। चलें इसको हम देख लेते हैं क्या वजह है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल करना है आपने, अब आपकी जो सर्विस है DRBD की, उसको आपकी हार्ट बीट सर्विस कंट्रोल कर रही है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो हार्ट बीट की सर्विस है वो उसको मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि आप DRBD को ख़ुद मैनेज ना करें। तो दैट्स वाई वो इस वक्त आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम शो कर रहा है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो वो उसको माउंटेड भी शो कर रहा है। हार्ट बीट को हम यहाँ पे करते हैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप।
DB2 के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे DB2 को चेक करते हैं और उसके साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा काम करते हैं कि जो हमारी DRBD की सर्विस है जी, अभी तक इसने स्टॉप नहीं की, हार्ट बीट की सर्विस स्टॉप हो गई है, उसका स्टेटस भी देखते हैं DRBD की सर्विस का जी। इस वक्त सेकेंडरी प्राइमरी मोड में है, यकीनन हमारा ये जो हार्ट बीट है ये इस वक्त यहाँ पे होना चाहिए। इसको हम चेक करते हैं इफ़ कॉन्फ़िग करके। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा हम काम करते हैं कि इसको हम U माउंट कर लेते हैं, DF-H डाटा की जो ड्राइव हमारे पास माउंटेड आ रही है इसको हम करते हैं U माउंट dev DRBD 0/data। अच्छा, ये अभी रिसोर्स को बिज़ी दे रहा है, ये अभी इस तरह U माउंट नहीं करेगा। रिसोर्स बिज़ी किस वजह से है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम दोबारा U माउंट की कमांड रन करेंगे और इससे पहले हम एक छोटा सा काम करेंगे, हार्ट बीट की सर्विस को दोनों सर्वर्स पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आ जाता है कि जो हार्ट बीट की सर्विस है वो ये सारा खुद मैनेज करती है। तो हमने सिंपल ये काम करना है, यहाँ पे हार्ट बीट को करते हैं स्टॉप, यहाँ पे भी स्टॉप करते हैं और DRBD को यहाँ पे हमने स्टेटस लेके चेक करते हैं, स्टॉप्ड है, बिल्कुल ऑलरेडी स्टॉप्ड है। और DRBD को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं सर्वर के ऊपर कि हार्ट बीट उसको मैनेज करे, हार्ट बीट स्टार्ट करे इसको। हार्ट बीट को स्टार्ट किया हमने और DRBD को हमने यहाँ पे छोड़ दिया था कि हार्ट बीट उसको खुद मैनेज करे। हार्ट बीट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे करते हैं इफ़ कॉन्फ़िग। थोड़ा सा टाइम लेगा सर्वर फर्स्ट टाइम। जी, सर्विस हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है और DF-H से हम चेक करते हैं कि उसने माउंट किया है, माउंट नहीं किया। यहाँ पे हमने फ़र्स्ट टाइम ये करना है, छोटा सा काम करना है, Ctrl+R DRBD ADM और यहाँ पे हमने इस कमांड को रन कर देना है। मल्टीपल प्राइमरीज नॉट अलाउड, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये इसने एरर दिया है कि जी हम यहाँ से इसको बार बार प्राइमरी डिफरेंट सर्वर्स को प्राइमरी क्रिएट नहीं कर सकते। चलें इसको एरर को ज़रा देखते हैं, ये एरर क्या है। Ctrl+R करें, DRBD ADM स्पेस -- चले मैं डॉक्यूमेंट से वो कमांड ले लेता हूँ। ये कमांड हम यहाँ पे रन करेंगे एक दफ़ा। यहाँ से इस कमांड को कॉपी करते हैं फर्स्ट सर्वर पे, इसको हम करते हैं यहाँ पे, सॉरी LS पीछे आ गया, इसको हम करते हैं ख़त्म। यहाँ से इसको हमने रन किया। अच्छा जी, अभी ये प्रॉब्लम देगा। यहाँ से यहाँ पे DRBD का स्टेटस हम चेक करेंगे। स्टेटस हमने चेक किया तो अब उसने उसको माउंट कर दिया है और यहाँ पे इसको हम इस कमांड को रन करना है हमने जस्ट इसको माउंट करने के लिए। ये कमांड आप नोट कर लीजिएगा, ये वही कमांड है जो डॉक्यूमेंट से हमने उठाई थी फर्स्ट टाइम इसने हमें एरर दिया था। इस कमांड को यहाँ से हम करते हैं रन और इसका स्टेटस चेक करें तो हमारे पास सेकेंडरी आ गया। थोड़ा सा टाइम लेते हैं और इसको दोबारा करते हैं रन और यहाँ पे हम स्टेटस लेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी हमारे पास आ गया। और
यहाँ पे भी हम दूसरे सर्वर पे भी इसका स्टेटस देख लेते हैं। और यहाँ पे सेकेंडरी प्राइमरी है, बेसिकली सेकेंडरी पे वो फर्स्ट सेकेंडरी दिखाएगा और प्राइमरी पे फर्स्ट प्राइमरी दिखाएगा स्टेटस। एक दफ़ा दोबारा ये कमांड हम रन करते हैं और यहाँ से हम स्टेटस लेते हैं। इसको माउंट नहीं कर रहा अभी, देखते हैं क्या वजह है। लॉग पे देखते हैं, लॉग पे क्या एरर दे रहा है हमें। रिसोर्स एक्विजिशन कंप्लीटेड और सक्सेस, और DB2 ये कह रहा है नो रिसोर्स ट्रांजिशन कंप्लीटेड। इसके लिए एक छोटा सा हम काम करते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि हमारी IP टेबल्स तो यहाँ पे रन नहीं हो रही। -L करते हैं और इसको एक दफ़ा हम फ्लश कर लेते हैं दोनों सर्वर्स पे। -F, और यहाँ पे हम इस कमांड को स्टेटस को चेक करते हैं। जी उसने थोड़ा सा टाइम लिया है इसको मैनेज करने के लिए, और उसने जो हमने कमांड रन की थी, ये वाली कमांड, ये आपको सबसे ऊपर नज़र आ रही होगी, इस कमांड के ज़रिए उसने थोड़ा सा टाइम लिया है और उसको ट्रांजिशन को कंप्लीट किया और अपने पास माउंट कर लिया। /data करें और MySQL आपको यहाँ पे डायरेक्टरी नज़र आ रही है, cd MySQL करें तो यहाँ पे आपको सॉरी कहाँ चला गया जी, ये उससे उसने कनेक्शन क्लोज़ कर दिया। इसको मैं करता हूँ SSH-DB2 डाटा ls करते हैं। अच्छा, दोबारा उसने उसको ये माउंट कर दिया। यहाँ से सॉरी मैं इस वक्त DB2 पे आ गया हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने। SSH-DB1 कर लेता हूँ इसको मैं, और यहाँ से हम इसको एक दफ़ा चेक करते हैं डाटा ls जी। यहाँ पे भी उसने उसको दोबारा u माउंट कर दिया है। हम वो कमांड दोबारा रन करते हैं जो हमने यहाँ पे रन की थी। कभी कभी ये एरर आ जाता है और अच्छी बात है कि एरर आपके सामने आ गया और इसको हम हल कर रहे हैं ताकि आपको भी ये प्रॉब्लम समझ आ जाए। इस फाइल को यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, सॉरी इस कमांड को, पेस्ट करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हमारा सिस्टम टाइम लेगा और उस टाइम के दौरान वो जो काम कर रहा है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे वो बता रहा है कि राइटिंग मेटा डाटा सुपर ब्लॉक नाउ। और इसके लिए अब हम, क्योंकि ये सारा काम हमारा करना है हार्ट बीट ने, और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हार्ट बीट ने आपकी MySQL सर्विस को भी स्टार्ट कर दिया है। तो इस सारे प्रॉब्लम के अंदर जो बात इम्पॉर्टेंट है बताने वाली वो ये है कि जब आप हार्ट बीट की सर्विस को स्टार्ट करें तो कोशिश ये करें कि आपका जो MySQL सर्विस है वो स्टार्ट ना हो, और जो DRBD है, DRBD का जितना फंक्शन है वो स्टार्ट ना हो, बल्कि आपकी जो हार्ट बीट की सर्विस है उसको वो ख़ुद मैनेज करें। और हार्ट बीट की सर्विस ये मैनेज करेगी, यहाँ पे इसने दोबारा शो किया है। यहाँ पे हम चेक कॉन्फ़िग करते हैं MySQL को ऑफ, MySQL D को ऑफ़ करते हैं, यही सर्विसेज के साथ प्रॉब्लम ना कर रही हो। अच्छा जी, रिमोट रिसोर्स ट्रांजिशन कंप्लीटेड, स्टैंड बाय रिसोर्स गोइंग स्टैंड बाय, ये आपकी लॉग के अंदर भी बता रहा है। अब आपका प्राइमरी सेकेंडरी हो गया ये DRBD ETC जी। अगर आप गौर करें तो इस वक्त वो इसके ऊपर आ गया। हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह इसको दोबारा हम यहीं से स्टार्ट करें।